हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और बेटे आप लोग कैसे हैं? कल के लेक्चर का क्या हाल रहा, क्या प्रिपरेशन की? देखिए, आपको पढ़ना है, आपको अपना कैरियर बनाना है। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है आपको मोटिवेट करते रहना, आपको मार्गदर्शन देते रहना। आपका काम है अपनी मेहनत से अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करना। हमने फर्स्ट डे भी कहा था कि बेटा जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ करेंगे, ईमानदारी से आप लोगों ने भी अगर उतनी ही मेहनत की तो आप 100% सफल होंगे। और 100% सक्सेस के लिए ईमानदारी और अपनी मेहनत ही काम आती है। तो पर डे आप लेक्चर पाइए, लेक्चर की तैयारी करिए और डेली जो है आप अगर तैयारी करते रहेंगे तो आपके ऊपर बोझ नहीं हो पाएगा और आपका सब्जेक्ट वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है आपको समझाना, बाकी आपका काम है समझना। आप मैच्योर स्टूडेंट अब लगभग हो रहे हैं, मैच्योरिटी आपकी बढ़ती जा रही है, 12th में आ गए। अब बहुत छोटे से बच्चे भी नहीं रह गए आप, है ना, कि हर दिन हर बात को समझाया जाए। आप लोग खुद ही समझदार हैं। कम से कम आप अपने भविष्य के लिए इतना तो सोच ही सकते हैं कि भाई जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकेंगे। ठीक, तो पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा था वो शायद आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था जिसमें हमने आपको एक छोटा सा सूत्र आवेश की गणना करने के लिए बताया था, Q बराबर N/E, जिसमें N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल e था इलेक्ट्रॉन का आवेश। उस सूत्र से आप किसी भी कण पर आवेश की गणना कर सकते हैं। इसी क्रम में आपने कूलाम का नियम पढ़ा, बहुत अच्छा नियम था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम था। कूलाम साहब ने बताया था, उसमें उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बताया था जिसका नाम वैद्युत बल था। वो दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। उन्होंने फार्मूला बताया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसमें जो कांस्टेंट आया था 1/4πε0 उसका मान था 9 × 10⁹। उन्होंने ये भी बताया था कि दो समान आवेशों के बीच समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान का मतलब उनके मान से नहीं है, मान अलग अलग बने रहें, एक 5 हो एक 8 कूलाम हो, बना रहे। समान का मतलब समान प्रकृति, यानी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो तो दूसरा भी नेगेटिव हो। तो दो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं सेम नेचर के, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं यानी डिफरेंट नेचर के, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। फिर इसके बाद आपने इसमें जो ε0 आया था जिसको हमने कहा था निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका आपने पूरा डिटेलाइज क्वेश्चन पढ़ा था। इसका मान क्या होता, इसका मात्रक क्या होता, इसका विमी सूत्र क्या होता। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए फिर लास्ट में शायद आपने बलों का परिणामी पढ़ा था कि दो बलों का परिणामी हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बेटा अगर दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगे हों तो उनका परिणामी जोड़ के निकाल लेते हैं। अगर दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो उनका परिणामी हम घटा के निकाल लेते हैं, अंतर करके, यानी बड़े से छोटे को घटा के। और अगर दो बल ना ऐसे लग रहे हों ना ऐसे लग रहे हों बल्कि ऐसे लग रहे हों यानी किसी एंगल पर, तो फिर उसके लिए एक फार्मूला बताया था, F बराबर √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। ये था दो बलों का परिणामी निकालने का तरीका। तो हम चाहते हैं चलो इस टॉपिक से यानी दो बलों का परिणामी कैसे निकाला जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हो जाए। इसके बाद फिर चलते हैं आज के नए टॉपिक में। ठीक, सवाल बेटा स्क्रीन पे हमने आपको पहले से लगा रखा है, आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। सवाल कह रहा है कि 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर वायु में रखें।
उनके बीच 3 कूलाम के तीसरे आवेश को रखने पर परिणामी बल कितना होगा। सॉल्यूशन इसका बहुत आराम से आप समझना, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है। आप केवल थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाएं, पढ़ाई को हमेशा सेंट्रलाइज माइंड से करें। समझिए आप, सवाल जो कह रहा है हम सवाल के अनुसार चल रहे हैं। 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर वायु में रखें। तो हम एक काल्पनिक चित्र बना लें, कल्पना कर लें, जैसा कह रहा कि 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश। तो एक आवेश मान लीजिए ये है आपका 2 कूलाम और दूसरा आवेश ये है 4 कूलाम, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे बेटा, 2 मीटर की दूरी पर रखे, 2 मीटर की दूरी पर रखे। देखो सवाल जो कह रहा है वही तो कर रहे हैं, कुछ अलग हटके तो नहीं। 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 आवेश हैं, 2 आवेश कर दिए, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखें, 2 मीटर की दूरी पर रख दिया। फिर कह रहा उनके बीच में 3 कूलाम का तीसरा आवेश, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में 3 कूलाम का एक तीसरा आवेश हमने ये रखा। तो कह रहा परिणामी बल अब कितना होगा, परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो आवेश है ये धनात्मक है, ये जो आवेश ये भी धनात्मक है, और ये जो तीसरा आवेश रखा ये भी धनात्मक है। बड़ी अच्छी बात है भाई। और धन और धन के 2 अगर आवेश हैं, दोनों प्लस के हैं, तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो अगर हम ये देखें कि ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहा, किस तरह जो बल लगा रहा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ये आवेश इस आवेश पर जब बल लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए मान लीजिए ये आवेश, पहला आवेश ये है और दूसरा ये है। पहला आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। यानी ये प्रतिकर्षण मतलब दूर फेंकना। ये आवेश इससे कहेगा हटो दूर, भाई ऐसे एरो लगा दिया तो वो तो पास बुला रहा, पास नहीं बुला रहा, दूर फेंक रहा। ये आवेश इससे कहेगा दूर हटो, यानी बल का डायरेक्शन बेटा क्या होगा, इस साइड। इस आवेश के द्वारा जो बल लग रहा उसको हमने F1 मान लिया, ऐसे लगेगा। और जब इसके द्वारा इस पर आवेश, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगाया जाएगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये इस पर बल लगाएगा तो कहेगा हटो दूर, हटो दूर, तो आप लगने वाले बल का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस साइड। इस बल को F1 माना था तो इस बल को हमने F2 मान लिया। ठीक, अच्छा अब आप ये तो अच्छे से समझ रहे हैं ना कि दोनों बल, एक बल उस तरफ लग रहा और एक बल इस तरफ को लग रहा, एक बल इस तरफ को, एक बल इस तरफ को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में है तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, घटा के। ठीक, चलिए सबसे पहले हम F1 निकालते हैं, यानी 2 कूलाम आवेश के द्वारा लगने वाला बल। 2 कूलाम आवेश द्वारा बल। बेटा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कल कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से। क्या है भाई कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कौन सा बल निकाल रहे, जो 2 कूलाम का आवेश 3 कूलाम पर जो बल लगा रहा है F1 वो निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलो इस बल को हम F1 मान लें। इसका मान हमने आपको कल बताया था 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2, ये आवेश इस आवेश पर बल F1 लगा रहा, तो एक आवेश ये हो गया और एक आवेश ये हो गया। Q1 की जगह 2 × Q2 की जगह 3 कूलाम बटे
आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम इसके द्वारा इस पर बल लगा रहे, तो यही दो आवेश लेंगे और यही दो आवेशों के बीच की दूरी लेंगे। अच्छा, पूरी दूरी है 2 मीटर और ये मध्य बिंदु पर रखा है, तो फिर बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी हो गई ना, 1 मीटर हो गई। तो आर का मान 1 और 1 का स्क्वायर करना हो तो वो भी 1 ही हो जाएगा। कुल मिला के हमने देखा कि F1 कितना आया, 3 दूनी 6, 6 9 54, इस 1 की तो कोई गिनती नहीं है, इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। ये आ गया F1। कौन सा F1? जो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लग रहा था, वो F1 आ गया। अच्छा, अब इस आवेश के द्वारा जो इस आवेश पर लग रहा, वो बल कौन सा है, F2। तो चलो इसी प्रकार F2 बराबर, बेटा इसका मान वही रख देंगे, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2, दो आवेश हो गए, और आर स्क्वायर वो उनके बीच की दूरी हो गई। तो कौन कौन से दो आवेशों के बीच का बल, 4 कूलाम और 3 कूलाम। 4 कूलाम के द्वारा 3 कूलाम पर जो बल लग रहा वही तो है F2, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लिख दें इसी प्रकार, 3 कूलाम आवेश द्वारा, 4 कूलाम, 4 कूलाम, आप पहले 2 कूलाम के आवेश के द्वारा बल निकाला था, 2 कूलाम के द्वारा जो 3 कूलाम पर लग रहा था, 2 कूलाम के द्वारा जो बल लग रहा था वो F1 था, और जो 4 कूलाम के द्वारा बल लग रहा वो F2 है। तो 2 कूलाम के द्वारा पहले निकाला F1, अब निकाल रहे हैं 4 कूलाम आवेश द्वारा बल, उसको हमने F2 मान लिया। सूत्र यही होगा, तो इसका मान क्या हो गया, 9 इंटू 10 की घात 9। अब दोनों आवेश कौन कौन से, भाई इस आवेश के द्वारा लग रहा, किस पर लग रहा, इस पर लग रहा, तो एक आवेश ये और दूसरा ये Q1 तो ये Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर, वो R हो गया। चलो, एक आवेश 4 कूलाम, दूसरा 3 कूलाम, और बटे में 1 का स्क्वायर, तो 4 तिया 12 और 12 9 108, तो ये हो गया 108 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। ये बेटा F2 आ गया। अब हम चित्र से देख रहे हैं कि F1 उस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो इनका परिणामी घटा के निकालेंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे। बेटा बड़ा कौन सा है, F2, F1 54 है, F2 108 है ना। तो चलिए भाई, अब 3 कूलाम पर परिणामी बल निकालना है। 3 कूलाम पर परिणामी बल, तो F बराबर क्या होगा भाई, F2 माइनस F1। F2 का मान 108 इंटू 10 की घात 9 माइनस F1 का मान 54 इंटू 10 की घात 9। 108 से 54 घटा दो, बेटा 54 ही बचेगा। 54 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। ये परिणामी बल आ गया, राइट, नोट कर लीजिए। हो गया। इरेज कर दें। चलिए, आज का नया टॉपिक आपको, सबसे पहले हम आपको बताएं, क्योंकि आप कल कूलाम साहब का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम साहब ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है ना, जिसको हम कंबाइन करके कह सकते हैं वैद्युत बल।
अगर अलग अलग कहना है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कह दो, और इकट्ठा कहना है तो दोनों को मिला के आप वैद्युत बल कह दो। दोनों बल उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो कूलाम साहब ने बताया था कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है। और फर्स्ट ईयर में आपने एक साल पहले पढ़ा कि न्यूटन साहब ने बताया था कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो कूलाम साहब के वैद्युत बल में और न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण बल में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। आप हेडिंग लगाइए, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, दोनों हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बहुत आराम से समझना बेटा, है ना। हेडिंग आप खुद लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आपको लिखाएंगे, खुद नहीं लिखेंगे, समझाएंगे पूरा एक एक पॉइंट। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। हो गया। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें, इसकी तुलना करें, तो हम देखते हैं कि इसमें बेटा कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं और कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। यानी कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसमें अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, हम दोनों पे आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि समानताओं पर चर्चा हो जाए। तो आप उसके नीचे हेडिंग लगा लीजिए, समानताएं। बेटा बस दो तीन पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ऐसे हैं तो कई समानताएं हैं, कई असमानताएं हैं। अच्छे दो तीन पॉइंट आप दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहली बात आप समझे, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो रही है ना। अब इनमें समानताएं क्या होती, पहले समानताएं समझें। आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में गुरुत्वाकर्षण बल भी, और अभी हाल फिलहाल वैद्युत बल भी। सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों बल, यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों बल विक्रमवर्ग के नियम का पालन करते हैं। आप नोट करिए, फिर हम आपको समझा भी देंगे। नंबर 1, ये दोनों बल लिखिए, ये दोनों बल विक्रमवर्ग के नियम का पालन करते हैं। नंबर 2, ये दोनों बल दो कणों के बीच कार्य करते हैं। दो कणों के बीच कार्य करते हैं। नंबर 3, ये दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम
पर आधारित हैं। ये दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं। इस तरह आपने 3 समानताएं पढ़ी। बेटा आराम से समझो। पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा कि ये दोनों बल, दोनों की बात हो रही, कौन कौन से दोनों? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। उन्हीं की तो तुलना कर रहे हैं ना हम, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उनमें क्या समानताएं हैं, फिर बताएंगे क्या असमानताएं हैं। समानताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों बल जो है व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वैद्युत बल कूलाम साहब ने बताया था 2 आवेशों के बीच लगता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी हाल फिलहाल पढ़ के जा रहे हैं आप। और अगर फर्स्ट ईयर में आपने जो न्यूटन साहब के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, वो आपने पढ़ा F बराबर G, कहिए G, याद आया? कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F बराबर G m1 m2/r²। इसमें ये कांस्टेंट होता है और इसमें ये कांस्टेंट होता है। इसका मान 9 × 10⁻9 पढ़ा और इसका मान पिछली साल पढ़ा होगा आपने 6.67 × 10⁻11। ठीक। अब आप इन दोनों फार्मूलों से देखिए, ये वैद्युत बल है और ये ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक। आप गौर से देखिए तो वैद्युत बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दोनों बल, चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रमानुपाती है ना, वर्ग व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्लियर? दूसरे पॉइंट में आपने क्या लिखा कि ये दोनों बल 2 कणों, ये दोनों बल जो है 2 कणों के द्रव्यमानों पर निर्भर करते हैं, 2 कणों के बीच निर्भर करते हैं, 2 कणों के बीच निर्भर करते हैं, है ना? देखिए किस तरीके से आपने वैद्युत बल कूलाम साहब के अनुसार जो देखा, उन्होंने बताया था कि एक कण ये है जिसका आवेश Q1 है, दूसरा कण ये है जिसका आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। कुल मिला के 2 कणों के बीच ही तो वैद्युत बल कार्य करता है। न्यूटन साहब ने क्या बताया था? बोले 2 कण हैं, एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो 2 कणों के बीच ही तो कार्य करता है। तो हमने क्या देखी दोनों में समानता कि वैद्युत बल हो वो भी 2 कणों के बीच कार्य करता है और चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो वो भी 2 कणों के बीच कार्य करता है। ठीक। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों 2 कणों के बीच कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट आपने लिखा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ये दोनों बल न्यूटन के तीसरे नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, उस पर आधारित होते हैं। चूँकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी यही कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। अगर ये कण इस कण के आवेश पर जितना बल लगाएगा, ये भी विपरीत दिशा में इस कण पर उतना ही बल लगाएगा। और वही हाल यहाँ पे भी होता है दोनों कणों के द्रव्यमानों के बीच। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो बल हैं वो न्यूटन साहब के तृतीय नियम, जिसको एक्शन रिएक्शन रूल या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, उस पर आधारित होते हैं। उम्मीद है आपको दोनों बलों में जो समानताएं हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक। अब आप हेडिंग लगाइए असमानताएं। हेडिंग आप लगाइए असमानताएं। देखिए भाई, असमानताएं क्या हैं दोनों में?
चलिए भाई लिखिए। अगर आप इसमें जो हमने थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़ों में डायग्राम बनाए, शायद अगर आप इन दोनों डायग्राम से समझ पा रहे हो, तो एक असमानता, एक भिन्नता तो यहीं पे मिल जाती है कि जो वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। एक पॉइंट तो आपका ही हो गया, है ना। लिखिए, नंबर 1, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, वैद्युत बल के बारे में आपने पढ़ा, कूलाम साहब ने जो बताया, उन्होंने बताया कि ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। जबकि न्यूटन साहब ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच, तो गुरुत्वाकर्षण बल, उसका तो नाम ही गुरुत्वाकर्षण बल, यानी केवल आकर्षण, उसमें प्रतिकर्षण होता ही नहीं। तो कूलाम साहब के अनुसार अगर देखें तो वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो वैद्युत बल होता है बेटा, ये दो आवेशों के जो बीच की दूरी है r, ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है। बहुत पास जब दो आवेश रखे होंगे तब वैद्युत बल कार्य करेगा। दो द्रव्यमानों के बीच की ये जो दूरी r है, ये कितनी भी अधिक हो सकती है। दो कणों के द्रव्यमानों को कितनी भी दूर रख दो, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता रहेगा। लेकिन वैद्युत बल जो है वो केवल अल्प दूरी पर ही कार्य करता है। ज्यादा दूरी पर दो आवेशों को रख दोगे, वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। मतलब समझ में आया कि वैद्युत बल सिर्फ अल्प दूरी पर ही लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल कितनी भी दूरी पर लग सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल अल्प दूरी पर ही लगता है, अल्प दूरी पर ही लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कितनी दूरी पर भी लग सकता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, ये थी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अगली हेडिंग अब आप आइए, दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश का
संतुलन, तीसरे आवेश का संतुलन। ये बेटा बहुत समझने वाला टॉपिक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दे, ज़रा ध्यान दिया तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। और ध्यान नहीं दिया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। चलिए, इसकी भी दो कंडीशन है। जैसे अभी आपने वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना पढ़ी, उसमें आपने दो कंडीशन देखी कि उसमें समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। इसी तरह से दो आवेशों के बीच में अगर हम तीसरा आवेश रख दें तो हेडिंग आपकी क्या है कि दो आवेशों के बीच में तीसरे आवेश का संतुलन कैसे देखेंगे। यानी दो आवेश कोई रखे हैं, जैसे अभी एक सवाल बताया था, 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो आवेश हैं, उनके बीच में एक तीसरा आवेश हम 3 कूलाम का रख दिया, तो संतुलन की स्थिति हम कैसे चेक करते हैं। संतुलन का मतलब समझ के होंगे आप, बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे पकड़े हैं तो बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये अपने आप इस तरफ को लटक जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो बैलेंस का मतलब संतुलन। संतुलन कब होगा? जब हम यहाँ पे, ठीक। तो आप समझिए, संतुलन तब होता है जितना बल इस तरफ लगेगा, हम जहाँ पे पकड़े हैं वहाँ से आप देखिए, जितना बल इस तरफ लगेगा उतना ही बल अगर इस तरफ भी लगा तो ये बैलेंस में रहेगा। एक दरवाज़ा है, हम उसको बाहर से झेल लें, आप उसको अंदर से खींच, आप उसको अंदर से झेल लें, हम उसको बाहर से झेल लें, है ना। और जितना बल हम लगा रहे हैं, अगर आप उतना ही बल लगा रहे हैं तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। और अगर किसी एक का भी बल ज़्यादा हो गया तो जो अंदर से झेल रहा है तो बंद हो जाएगा, और जो बाहर से झेल रहा है अगर उसका बल ज़्यादा हो गया तो दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक। तो आप देखते हैं कि संतुलन कब हुआ? जितना बल इस तरफ लगेगा और उतना ही बल उस तरफ लगेगा, तब। मेरा मतलब ये कि जितना बल इस तरफ लगा और उतना ही बल इस तरफ लगा तो बल समान हुए ना। दूसरी बात, ये बल इस तरफ को लग रहा है, ये इस तरफ को लग रहा है, तो इसकी दिशा विपरीत हो गई, ठीक। तो अब अगर दो आवेशों के बीच में हमें तीसरा आवेश रखने के बाद देखना है कि ये संतुलन में है या नहीं, तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो ये होती है, यदि दोनों आवेश बहुत आराम से बेटा समझना है इस टॉपिक को, इससे न्यूमेरिकल बहुत आपको आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर किया आपने तो न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाएगी। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, सबसे पहले हम एक शब्द क्लियर कर दें कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का मतलब नेचर, प्रकृति का मतलब देसी भाषा में समझो, प्रकृति का मतलब ये होता है कि आवेश प्लस के हैं या माइनस के हैं। प्लस और माइनस ये उसकी प्रकृति होती है। तो अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो समान प्रकृति के कहलाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं तो भी समान प्रकृति के कहलाएंगे, और अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो विपरीत प्रकृति के हो जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, यानी दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, ठीक, उस कंडीशन की बात बता रहे हैं हम। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, समझना ध्यान से। एक आवेश ये है बेटा, इसको हमने Q1 मान लिया, और एक आवेश ये है, इसको हमने Q2 मान लिया। भले उनके मान अलग अलग हैं, एक Q1 है एक Q2 है, लेकिन हैं दोनों पॉजिटिव। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस तो नहीं लगा, ठीक। तो हमें उनके मान से मतलब नहीं है कि ये 5 कूलाम है ये 8 कूलाम है, इससे मतलब नहीं, हमें उसके नेचर से मतलब है, उसकी प्रकृति से मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, मतलब दोनों समान प्रकृति के हैं कि नहीं। तो समान प्रकृति के होना चाहिए, है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तब कंडीशन क्या बनती, ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए। अब दो आवेशों के बीच में तीसरे आवेश का संतुलन बताना है। अब दो आवेशों के बीच में हम तीसरे आवेश को रखें तो संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी या नहीं होगी। चलिए, हमने इन दो आवेशों
से हट के एक तीसरा आवेश यहाँ पर ले लिया। अब ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज़ को, ये हम गलत ले रहे हैं, अभी सही क्या है वो हम बताएंगे हम, लेकिन गलत को समझाएंगे तब आप सही समझोगे। जब गलत चीज़ को समझ पाओगे कि ये गलत कैसे, तब आप सही चीज़ को भी समझ पाओगे कि ये सही कैसे। एक तीसरा आवेश क्यों हमने यहाँ पर लिया। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये आवेश दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो कहेगा इससे दूर हटो, प्रतिकर्षित करेगा ना, दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो कैसे लगाएगा, ऐसे कहेगा हटो दूर, ठीक। तो इस बल का जो डायरेक्शन है वो कहाँ गया, मान लो ये बल F1 है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल ऐसे ही तो होगा, प्रतिकर्षण माने दूर फेंकना, तो ऐसे तो होगा। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये तो इसकी ओर जा रहा है ना, इसकी ओर ऐसे जाएगा। अगर हम एरो ऐसे लगा देंगे तो ये तो इसकी ओर खींच रहा बेटा, ये तो आकर्षित कर रहा, ऐसा नहीं लगेगा। कैसा लगेगा, ऐसा। अब आइए, अगर ये आवेश इस तीसरे आवेश पर बल लगाएगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर फेंकेगा, हटो दूर। तो एरो कहाँ गया बेटा, दूसरे बल का, इस आवेश के द्वारा जो इस आवेश पर बल लग रहा उसको F2 मान लो, तो उसका एरो कहाँ जाएगा, ऐसे। और ये दोनों एरो एक ही दिशा में, ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे। और जब एक ही दिशा में दोनों बल लगते हैं तो परिणामी क्या होता बेटा, जोड़ के निकाला जाता। और जब हम जोड़ के निकालेंगे तो परिणामी बल शून्य कभी नहीं आएगा। चाहे हम 2 और 3 न्यूटन के बल जोड़ें तो 5 बनेगा, चाहे 2 और 2 के जोड़ें, और चाहे 1 और 1 न्यूटन के दोनों बल हों तब भी 2 न्यूटन बनेगा। चाहे एक बल 1 न्यूटन का और दूसरा हो ही ना, तो 1 + 0 जोड़ोगे तो भी 1 न्यूटन बनेगा, 0 ना बनेगा। और जब तक परिणामी बल शून्य ना होगा तब तक संतुलन नहीं होगा। संतुलन के लिए हमें क्या चाहिए, परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम दोनों बलों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे तो परिणामी बल कभी शून्य नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इस तीसरे आवेश को जो यहाँ पर आपने रखा वो गलत रखा। हमें ये देखना है कि तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें कि सही आए। चलो एक यहाँ पर रखा, ज़रा हो सकता है इस तरफ ना रखने से इस तरफ मिल जाए, तो चलो हम इस तरफ एक आवेश ले लेते हैं, और वो भी माइनस का ले लेते हैं। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस का क्यों लेके देख लो, चेक कर लो। चलो ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का। अब इसके द्वारा इस पर बल लगाने हैं और इसके द्वारा भी इस पर बल लगाने हैं। तो जब ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कैसा बल लगाएगा, ये कैसा बल लगाएगा इस पे, आकर्षण बल। और आकर्षण का मतलब कहेगा चले आओ बेटा, चले आओ मेरे पास। ये आवेश इस आवेश से कहेगा मुन्ना आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो ये बल कैसा लगेगा, F1 मान लो इस बल को, और ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। चलिए अब इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगाओ। तो जब ये इस पर बल लगाएगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आकर्षण बल लगाएगा। तो ये आवेश इस आवेश से कहेगा बेटा आ जाओ, आ जाओ। तो बल कहाँ जाएगा, इस तरफ। F2 का डायरेक्शन भी इसी तरफ। और जब F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में हैं, तो परिणामी बल बेटा F बराबर कैसे निकालेंगे, जोड़ के। और जोड़ के निकालेंगे तो शून्य तो कभी नहीं आएगा, और हमें परिणामी बल शून्य मिलेगा तभी संतुलन होगा, वरना नहीं होगा। अरे भैया, यहाँ रखा तो परिणामी बल शून्य नहीं हो रहा, यहाँ रखा तो शून्य नहीं हो रहा, प्लस का रखा तो नहीं हो रहा, माइनस का रखा तो नहीं हो रहा, तो कहाँ रखें।
इन दोनों के बाहर यहाँ रखा, इन दोनों के बाहर यहाँ रखा। अब हम इन दोनों के बीच में रख लें। मान लो एक तीसरा आवेश हमने Q यहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में। बीच का मतलब मध्य बिंदु पे नहीं, बस दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए बस। ये तीसरा आवेश प्लस Q लिया हमने, माइनस Q भी ले सकते हैं आप, घर पे चेक करिएगा माइनस Q से। जो हम अभी बता रहे वही आप घर पे माइनस Q से बनाना, सेम वही आएगा। ये प्लस Q ले लिया। अब चलो, इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा वो F1 होगा, इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा वो F2 होगा। हमें दोनों का डायरेक्शन देखना है। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये इस पे जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यानी ये इस आवेश से कहेगा दूर हटो, दूर हटो, है ना। तो बल F1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये। और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब ये इस पर बल लगाएगा तो दोनों प्लस के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा कहेगा दूर हटो, भागो। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा, F2। ये यहाँ जाएगा, समझो, फिर से समझो। ये इस पर बल लगाएगा तो कहेगा दूर हटो, ठीक। अब आइए यहाँ पर, जब ये जो है ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा तो कहेगा दूर हटो, बस समझ में। तो अब दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक। और जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, अब हम परिणामी बल निकालेंगे, पर समझना ध्यान से। अब हम परिणामी बल निकालेंगे तो F बराबर क्या निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। F1 माइनस F2 करेंगे या F2 माइनस F1 करेंगे, ठीक। अब एक बात समझो, ये दोनों बल विपरीत दिशा में तो लग रहे हैं, लेकिन अगर धोखे से दोनों बल समान होंगे, यानी 5 न्यूटन इस तरफ से लगाएं और 5 न्यूटन उस तरफ से भी लगे। एक ट्रैक्टर खड़ा है, जितना बल हम लगा रहे हैं इस तरफ से, उतना ही बल आप लगाइए उस तरफ से, ट्रैक्टर हिलेगा नहीं। और जितना हम लगा रहे हैं इस तरफ से, उससे ज़्यादा अगर आप लगा दोगे तो ट्रैक्टर हमारी तरफ आ जाएगा। बात समझ गए। तो अगर दोनों तरफ से समान बल लग रहे हैं, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, ठीक। समान का मतलब 5 न्यूटन इस तरफ से, 5 न्यूटन उस तरफ से, तो दोनों का परिणामी 5 माइनस 5 कितना हुआ, आया 0। अब संतुलन की स्थिति होगी। तो अगर यदि F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, तब F बराबर F1 माइनस F2 करोगे और परिणामी बल क्या होगा, 0। F1 और F2 दोनों बराबर हैं। अब F1 भी मान लो 8 न्यूटन है, F2 भी 8 न्यूटन है, दोनों बराबर हैं, तो 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 10 0। तो परिणामी बल क्या हुआ, परिणामी बल हो गया 0। क्लियर हुआ। बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। बस एक चीज़ याद रखिए गुलाम साहब की, कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस प्लस के हों या माइनस में, मतलब एक जैसे चिन्ह हों दोनों के, तो हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर अलग अलग चिन्ह के हैं दो आवेश, तो उनके बीच आकर्षण बल हुआ। तो हम चाहेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, ले लीजिए। ठीक, उसके नीचे एक नोट लिख लीजिए। अब आप क्या रिजल्ट निकला, दो आवेशों के बीच में तीसरे आवेश का संतुलन कैसे मिला। जब हमने दो आवेशों के बाहर ये आवेश रखा तो भी संतुलन नहीं मिला, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहे थे दोनों बल, और परिणामी निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से कभी शून्य आएगा नहीं। इस तरफ रखा तो भी नहीं मिला। कहाँ मिला, जब दोनों को बीच में रखा, है ना। किस कंडीशन में,
यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। तो जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के यानी प्लस का ये भी प्लस का ये भी, जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच तीसरा आवेश, उनके बीच में तीसरा आवेश रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। लिखिए, जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं, जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, चलिए नंबर 2, अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। इसको इरेज कर दें। एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड पहले एक सवाल लगाया जाए थोड़ा सा, तब आपको ज़रा और मज़ा आएगा भाई, है ना। इसको बिल्कुल इरेज कर दें और एक सवाल हो जाए इससे रिलेटेड। दूसरी कंडीशन बाद में, फिर उसका भी एक सवाल, एक सवाल होगा तब क्लियरिटी आएगी। तो लिखिए, सवाल लिखिए भाई। सोलह कूलाम और 25 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखें। तीसरे आवेश को दोनों के मध्य कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? 16 कूलाम और 25 कूलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके मध्य तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो? यही सवाल है ना आपका। थोड़ा सा हम चित्र से समझाने की कोशिश करें। कह रहा है 16 कूलाम का एक आवेश है और दूसरा 25 कूलाम का आवेश है। 16 कूलाम और 25 कूलाम के दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये सही है ना सवाल? अब आगे कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य तीसरा आवेश कहां रखा जाए। इन दोनों के बीच में रखना है। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं, बस इन दोनों के बीच में रखना है। यहां रखना है कि यहां रखना है कि यहां रखना है, यहां रखना है, ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो। तो भाई मान लो कि यहां रख दिया जाए तीसरा आवेश तो संतुलन की स्थिति आ जाएगी। तीसरा आवेश क्यों मान लो? यहां ना रखना हो भाई, यहां रख दो, यहां ना रखना हो यहां रख दो, यहां ना रखना हो यहां, जहां आपका मन हो। तो मान लो हमने यहां रख दिया और इस आवेश से इसकी दूरी को x मान लेते। कितना? x। अब बेटा पूरी दूरी तो 27 है, उसमें से ये x निकल गई तो बाकी कितनी बची? 27 माइनस x।
27 माइनस x। तो अगर हम इस आवेश से इसकी दूरी देखेंगे तो x मान ली, तो फिर इस आवेश से इसकी दूरी 27 माइनस x होगी। ये आप अपने तरफ से मान लेंगे कि माना 16 कूलाम आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश q को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। देखिए आप, माना 16 कूलाम आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। इतना आपने मान लिया, ठीक। तो बस पूछ रहा ना कितनी दूरी पर हम तीसरे आवेश को, दोनों के बीच में हम कहां पर तीसरे आवेश को रखें, है ना, कि संतुलन प्राप्त हो जाए। तो हमने मान लिया कि यहां से x दूरी पर आवेश q रख दो, संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कुल मिला के x का मान निकालना है, वही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालें। सबसे पहले ये देखें, ये देखो प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का है और ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव, तीनों धनात्मक। अगर ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण बल होगा। भाई जब दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, तो जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो मतलब उससे क्या कहेगा, दूर हटो। तो बल का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इस साइड। इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसको हम F1 मान लें और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इस साइड। जब ये आवेश इस तीसरे आवेश पर बल लगाएगा तो बेटा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो ये जो है इस पर जब बल लगाएगा तो कहेगा दूर हटो, दूर हटो। ऐसे थोड़ी ना बुलाएगा, वो तो आकर्षित हो गया, वो कहेगा दूर हटो। तो इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको हम F2 मान लें और उसका डायरेक्शन कहाँ गया, इस तरफ आया। अब F1 का डायरेक्शन उस तरफ है, F2 का इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना, विपरीत दिशा में। इनका परिणामी बल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, घटा के, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं 16 कूलाम के आवेश द्वारा लगाया गया बल। किस पर, इस आवेश पर लगाना है। ये 16 कूलाम भी इसी पर लगाएगा और 25 कूलाम भी इसी पर लगाएगा, ठीक। तो चलो 16 कूलाम के द्वारा बल। बेटा बल का सूत्र कूलाम साहब बता गए, कूलाम के नियम से। क्या है कूलाम साहब का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो कौन सा बल है, F1। तो यहाँ पे F1 कर दो। इसका मान मत रखो, अभी हम बता रहे क्यों नहीं रख रहे, आगे कट जाएंगे दोनों, क्या फायदा। Q1 Q2, अब देखिए इसके द्वारा इस पर बल लगाया गया तो एक आवेश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और इन्हीं के बीच की जो दूरी है x, देखो है ना x, तो उसको हम कहेंगे r। तो पहला आवेश क्या है 16, दूसरा क्या है Q, और दोनों के जो बीच की दूरी है उसको हम r कहेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, x। तो यहाँ पे r की जगह x रख दो, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये F1 आ गया। चलिए 16 कूलाम के द्वारा बल निकाला। अब जरा आप 25 कूलाम के द्वारा बल निकालो, वो कौन सा बल है, F2। 25 कूलाम के द्वारा बल, फिर इसी सूत्र में रख दो। तो F की जगह क्या रखेंगे, अब F2 बराबर, इसको वैसे ही रख दो सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2। अब देखिए 25 कूलाम के द्वारा बल लगा रहे हैं आप, और किस पर लगा रहे, Q पर। तो एक Q1 ये हो गया और दूसरा Q2 ये हो गया। तो Q1 की जगह 25 इंटू Q2 की जगह Q 25 और दूसरा आवेश Q, और बटे 25
ये है और Q ये है। इन्हीं दोनों के जो बीच की दूरी होगी उसको हम R कहेंगे। तो इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, देखो गौर से, इनके और इनके बीच की दूरी यही तो है ना, कितनी है, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपसे सवाल क्या कह रहा कि बेटा तीसरे आवेश को हम कहाँ पर रखें कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो ये तो सवाल खुद ही कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में हैं, लेकिन आप कहाँ पर रखें, x दूरी पर हमने मान लिया। तो हमने तो मान लिया ना कि अगर हम x दूरी पर रख देते हैं तो संतुलन आएगा, 100% आएगा। ठीक, तो जब संतुलन की अवस्था में हैं, संतुलन की अवस्था में, तो हमने अभी पीछे क्या बताया आपको कि संतुलन कब मिलता है बेटा, जब परिणामी बल शून्य होगा। जब परिणामी बल शून्य होगा, F बराबर 0, तभी संतुलन होगा, है ना। तो संतुलन की अवस्था में F बराबर क्या होता है, शून्य। परिणामी बल क्या होता है, शून्य। अच्छा, एक बल F1 उस तरफ लग रहा, एक बल F2 इस तरफ लग रहा। इन दोनों बलों को हम देख रहे कि विपरीत दिशा में लग रहे। तो अगर हम इन दोनों बलों का परिणामी निकालेंगे तो बेटा घटा के निकालेंगे, विपरीत दिशा में लग रहे हैं ना दोनों। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, घटा के। तो परिणामी बल F की जगह हम क्या कहेंगे, F1 माइनस F2। और परिणामी बल कितना है, शून्य, चूंकि वो संतुलन की अवस्था में है तो परिणामी बल शून्य। इसको वहां ले जाओ तो ये हो गया F1 बराबर F2। अब दोनों के मान रख दो भाई। F1 का मान कितना है, ये 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 16Q बटे एक्स स्क्वायर बराबर F2 का मान रखो, ये F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 25Q बटे 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25Q बटे 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड ये सेम टू सेम है, कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक, जो बचा इस तरफ और उस तरफ सबका वर्गमूल ले लो, सबका, इस तरफ का भी उस तरफ का भी। 16 का वर्गमूल 4, एक्स स्क्वायर का x बराबर 25 का 5, 27 माइनस एक्स में होल स्क्वायर लगा, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 27 माइनस एक्स। तिर्यक गुणा कर दो, 5x बराबर 4 का 27 में गुणा 108, 4 का x में गुणा 4x। इस 4x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 और 4 9x बराबर 108। तो x का मान निकालेंगे 9 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 108 बटे 9, भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 9 108, 12 सेंटीमीटर। यानी 16 कूलाम आवेश से 12 सेंटीमीटर, देखो x है ना, 16 से x दूरी पर रखा था ना Q को, तो x का मान तो 12 आया। तो 16 कूलाम आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। आपसे यही तो पूछ रहा था कि तीसरे आवेश को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो। तो आप बताइए कि 16 कूलाम आवेश से x यानी 12, 16 कूलाम आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर ये पूरी दूरी देखो 27 है और ये दूरी कितनी आई 12, तो जब पूरी 27 है और ये दूरी 12 है तो ये कितनी बनी 27 माइनस 12 यानी 15 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते कि 25 कूलाम आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। दो में से कोई एक लिखते हैं आप, ठीक, नोट कर लीजिए।
हो गया। ये थी पहली कंडीशन बेटा। अब आप बैक होके आप अपनी हेडिंग को देखिए। पहली कंडीशन हमने बताई थी कि जब दो आवेश समान प्रकृति के दो आवेश हों तब उनके बीच संतुलन कैसे आता है। कैसे आता है? दोनों आवेशों के बीच में जब आप तीसरा आवेश रखोगे, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस के हैं, तो उनके बीच में तीसरा आवेश रखोगे तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरी हेडिंग देखिए। ये क्लियर हुआ ना? एक आवेश 16 कूलाम था, एक 25 कूलाम था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। अब संतुलन की स्थिति प्राप्त करना है तो दोनों के बीच में ही तो रखोगे, है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। बेटा इस कॉन्सेप्ट को ही बस क्लियर करिए आप, सवाल तो ऑटोमेटिकली लगते हैं, सवाल कहीं प्रॉब्लम नहीं देते। आप समझोगे नहीं अगर तो सवाल प्रॉब्लम देंगे। आपसे कह रहा है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तब संतुलन की स्थिति कैसे चेक करेंगे। तो समान प्रकृति में मतलब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो आपने देख लिया। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं दोनों आवेश, विपरीत प्रकृति के, विपरीत माने एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो चलो भाई एक आवेश हमने ये ले लिया Q1, दूसरा आवेश ये ले लिया Q2। एक काम करें, ये प्लस का लिया तो ये माइनस का ले लें, हो गए विपरीत प्रकृति के। अब तीसरे आवेश को हम कहाँ पर एडजस्ट करें कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो। तो भाई संतुलन की स्थिति तो तब प्राप्त होगी जब परिणामी बल शून्य होगा, और परिणामी बल जोड़ने से कभी शून्य नहीं होता, हमेशा घटाने से ही शून्य होगा, वो भी जब बराबर के हो। ठीक, तो देखते हैं हम तीसरा आवेश कहाँ पे रखे, चेक किया जाए, देखते हैं हम कहाँ पे शून्य हो रहा है ना। चलिए इनको एक लाइन से मिला दिया जाए। अब मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में रख के चेक करें, या किनारे रख के चेक करें, या उस किनारे पे रख के चेक करें। ठीक, थोड़ी देर के लिए हमने एक आवेश यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच में कहीं पे ले लो, मान लो यहाँ पर ले लिया आपने, चलो माइनस क्यू ले लो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे प्लस क्यू लेके और माइनस क्यू लेके चेक कर रहे हैं, आप माइनस क्यू यहाँ ले लेना, प्लस क्यू यहाँ ले लेना। हमें तो कुल मिला के ये चेक करना है कि इन दोनों आवेशों के बीच में संतुलन बन रहा, तीसरा आवेश रखने से इन दोनों आवेशों के बीच में अगर तीसरा आवेश रखते हैं तब संतुलन प्राप्त होता है, या बाहर तीसरा आवेश रखते हैं तब प्राप्त होता है। बाहर का मतलब इस तरफ रख दो बाहर, चाहे इस तरफ बाहर रख दो, कहीं पे भी रख दो। हमने इस तरफ रखा, आप उस तरफ रख के भी चेक करना। चलिए, तो चलो हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतुलन नहीं प्राप्त होगा, ये गलत है, लेकिन हम समझाएंगे गलत को, तब सही को समझोगे आप। इसको चेक करते हैं, देखो समझो कैसे। इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको F1 मान लो, इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको F2 मान लो। अच्छा, अब पहले इसके द्वारा समझो। ये जब इस पर बल लगाएगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये जब इस पर बल लगाएगा F1, तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, चले आओ मुन्ना मेरे लाल, है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, है ना। तो ये इस पर जब बल लगाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आ जाओ बेटा आ जाओ, दूर नहीं हटो, आ जाओ। तो F1 का डायरेक्शन कहाँ हो गया, ये। चलो इस पे आओ, जब ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों एक जैसी प्रकृति के। तो जब एक जैसी प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये आवेश इस आवेश से कहेगा दूर हटो, दूर हटो। ये आवेश, ये वाला आवेश इससे कहेगा दूर हटो।
ऐसे एरो लगेगा तो ये तो पास आ रहा, ऐसे एरो लगेगा दूर हटो। तो इस पे जो इसके द्वारा जो बल होगा उसको हम F2 मान लें, और उसका डायरेक्शन बेटा कहाँ होगा, उसका डायरेक्शन भी दूर हटो इस तरफ होगा। और दोनों बल इसी दिशा में है, यानी एक ही दिशा में है, दोनों इस तरफ है दोनों। तो जब दोनों एक ही दिशा में बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, यहाँ F बराबर जोड़ के निकालेंगे ना, F1 प्लस F2, और जोड़ के निकालेंगे बेटा तो आपके नसीब में कभी भी परिणामी बल शून्य नहीं मिलेगा। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। चलो भाई यहाँ पे चेक करते हैं। ये प्लस का है, इसके द्वारा इस पर बल लगाना है, फिर इसके द्वारा इस पर बल लगाना लगेगा, इसी पर पहले इसके द्वारा लगेगा फिर इसके द्वारा। चलो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा हम उसको F1 मान लें। अच्छा कैसा बल होगा वो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी ये इससे कहेगा दूर हटो। चलो भाई दूर हटाओ इसको, F1 का डायरेक्शन ये पहुंचा। चलो ये जब इस पर बल लगाएगा तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, आकर्षण बल लगेगा तो ये वाला आवेश इस आवेश को आकर्षित करेगा। आ जाओ बेटा आ जाओ, ये इसको आकर्षित करेगा, इसका बल इस तरफ लगेगा, इसका बल हमने F2 मान लिया, उसका डायरेक्शन यहाँ होगा। F1 का डायरेक्शन इस तरफ है, F2 का इस तरफ है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे, तो परिणामी बल क्या होगा बेटा, F बराबर जब विपरीत दिशा में है तो परिणामी बल घटा के निकालेंगे ना। और ऐसे में ही अगर यदि F1 और F2 बराबर आ गए, ये आपके नसीब की बात है फिर भाई लक। ऐसे में अगर दोनों बल बराबर के हुए तो F1 और F2 जब दोनों बराबर के होंगे, यानी F1 5 होगा तो F2 भी 5 हुआ, F1 8 होगा तो F2 भी 8 हुआ, F1 20 न्यूटन तो F2 भी 20 न्यूटन हुआ, तो बेटा 20 माइनस 20 0, 5 माइनस 5 0, तब परिणामी बल F बराबर क्या होगा, शून्य। और जब परिणामी बल शून्य होगा तो बेटा संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। राइट, उम्मीद करते हैं कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे जब प्रैक्टिस करना तो थोड़ा उल्टा पुल्टा करना। कैसा, हमने जैसे यहाँ पर रखा था आप इस किनारे पर रखना। हमने जैसे यहाँ प्लस का क्यू यहाँ माइनस का क्यू लिया, आप यहाँ माइनस क्यू आप यहाँ प्लस क्यू ले लेना। हमने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया, आप इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करके प्रैक्टिस कर लेना। आंसर सब जगह से एक सा मिलेगा, जहाँ मिलना होगा वहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, दोनों रिजल्ट क्या देखे कि अगर दो आवेश समान प्रकृति की, पहली कंडीशन, दो आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में तीसरा आवेश रखोगे तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। और अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बाहर तीसरा आवेश रखोगे तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लें और फिर एक नोट लिखें। चलिए भाई नोट लिखिए एक। नोट लिखिए। क्या देखा आपने पहले पॉइंट में जो नोट लिखा था, पहले में क्या देखा कि जब समान प्रकृति के दो आवेश हैं तो उनके बीच में तीसरा आवेश रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। और जब विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों के बीच में रखने से संतुलन नहीं प्राप्त हो रहा, दोनों के बाहर रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रही। तो लिखिए, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बाहर तीसरा आवेश रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है।
इरेज कर दें। दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बाहर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए बेटा। अब हम विपरीत प्रकृति के दो आवेशों वाला सवाल लें। लिखिए क्वेश्चन। 25 कूलाम और -9 कूलाम के दो बिंदु आवेश, 25 कूलाम 25 और -9 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों के मध्य तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा बेटा। सवाल कह रहा 25 कूलाम और -9 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। तो जैसा कह रहा वैसा एक डायग्राम बना लिया जाए छोटा सा। 25 कूलाम का ये आवेश, -9 कूलाम का ये आवेश है। दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, यही कह रहा ना। अब पूछ रहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। इन दोनों आवेशों के मध्य यानी इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पे भी तीसरा आवेश कहां रख दें कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। मतलब यहाँ रख दें या यहाँ रख दें या यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, कहीं पे भी रख दें कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। यही है ना आपका सवाल। लेकिन अब आप सुनिए, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ये सवाल आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके दिमाग को घुमा रहा है। आप घनचक्कर हो जाओगे अगर सवाल के हिसाब चक्कर में पड़ गए तो घनचक्कर हो जाओगे। सवाल कह रहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य तीसरे आवेश को कहाँ रख दें कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाए। बेटा भाई एक बात समझो मेरी, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। ये दोनों विपरीत प्रकृति के, और विपरीत अभी हमने क्या बताया, समान प्रकृति के, पहला पॉइंट बताया था, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में जब हम तीसरा आवेश रखते हैं तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों के बाहर हम तीसरा आवेश रखते हैं तब संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। बाहर का मतलब यहाँ पर रखो और चाहे यहाँ पर रखो, लेकिन बीच में रखने से संतुलन की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। बीच में कब प्राप्त होती है? जब दोनों पॉजिटिव हों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, या दोनों नेगेटिव। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फिर बीच में तीसरा आवेश नहीं रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। तो सवाल के चक्कर में पड़ोगे तो घन चक्कर हो जाओगे। ठीक, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए इन दोनों आवेशों के बाहर हमने एक तीसरा आवेश रख दिया, चाहे यहाँ रख लो और चाहे यहाँ रख लो। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर एक तीसरा आवेश क्यों रख दिया? इस आवेश से इस आवेश की दूरी हमने थोड़ी देर के लिए x मान ली, और यहाँ आवेश रखने से, तीसरा आवेश रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसा मान लिया, मान लीजिए आप, माना -9 कूलाम आवेश से, -9 कूलाम आवेश से, -9 कूलाम आवेश से, यहाँ देखिए x दूरी पर रखा है ना इस आवेश को, -9 कूलाम आवेश से, लिखिए x दूरी पर तीसरे आवेश Q को रखने से
संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो चित्र के हिसाब से आप देखो, एक 25 कूलाम का आवेश है, एक -9 कूलाम का आवेश है। जब हम देख रहे हैं कि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, तो उनके बीच में तीसरा आवेश रखने से बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि उसके बाहर तीसरा आवेश रखने से, चाहे इस तरफ बाहर रखो चाहे उस तरफ बाहर रखो, तभी संतुलन की स्थिति, बैलेंस की कंडीशन प्राप्त होगी। ठीक, तो हमने मान लिया कि -9 कूलाम आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश q को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए, संतुलन का मतलब F बराबर 0। संतुलन का मतलब कि परिणामी बल शून्य होना चाहिए। भाई संतुलन की स्थिति का मतलब कि परिणामी बल शून्य, और परिणामी किसका? दो बलों का परिणामी, एक F1 एक F2। तो इस आवेश के द्वारा इस तीसरे आवेश पर जो बल लगेगा उसको F1 मान लो। बची खुची कमी को इस सवाल में दूर कर लीजिए आप। इस आवेश के द्वारा इस तीसरे आवेश पर जो बल लगेगा उसको F2 मान लीजिए। लगाएंगे दोनों तीसरे ही आवेश पर बल, ये भी तीसरे आवेश पर बल लगाएगा और ये भी तीसरे आवेश पर ही बल लगाएगा। इसके द्वारा लगाया बल F1, इसके द्वारा लगाया बल F2 मान लो। अब सुनो, F1 का डायरेक्शन कहाँ होगा और F2 का कहाँ होगा, वही तय करेंगे कि परिणामी कैसे निकालना, जोड़ के या घटा के। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब ये इस पर बल लगाएगा, तो जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी ये इससे कहेगा दूर हटो दूर हटो। ये इस आवेश पर बल लगाएगा तो कैसा बल लगाएगा? उस बल का डायरेक्शन यहां होगा। ये इस पर बल लगाएगा तो कहेगा दूर हटो। समझ में आ गई बात? ये F1 का डायरेक्शन। इसके द्वारा जो बल लगेगा वो F2 होगा, और जब ये इस पर बल लगाएगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। विपरीत प्रकृति के दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी ये जो है इस पर जब बल लगाएगा तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, कहेगा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो F2 का डायरेक्शन कहाँ होगा? अपनी ओर। तो F2 का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, ये F2 हो गया। अब F1 का उस साइड है और F2 का डायरेक्शन इस साइड है। वो F1 उस साइड और F2 इस साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसका परिणामी बल कैसे निकालेंगे? घटा के। ठीक, चलिए पहले हम निकालते हैं इस आवेश के कारण बल। कौन सा बल? F1। 25 कूलाम आवेश के कारण बल, वही कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो बेटा कूलाम का नियम क्या पढ़ा? वही पुराना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके कारण बल निकाल ले। इसके कारण कौन सा बल लग रहा? वो वाला F1। तो चलो F की जगह F1 रख दो। इसको हम वैसे ही रख दें, अभी कट जाएगा आगे चल के, इसलिए अभी मान रखने की ज़रूरत नहीं। 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसके कारण बल लग रहा, और किस पर लग रहा? इस तीसरे आवेश पर। तो एक बल ये हो गया जो लगा रहा, और दूसरा ये हो गया जिस पर बल लग रहा। तो एक आवेश ये हो गया, इसको Q1 मान लो, एक आवेश ये हो गया, इसको Q2 मान लो। तो Q1 25 और Q2 Q, और बटे R स्क्वायर। R का मतलब दूरी, तो बस इसके और इसके बीच की दूरी देख लो भाई। इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा, तो इन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी चेक करो। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से 25 यहाँ रखा, यहाँ से चेक करो, और कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक ये x और बढ़ गया, तो 20 + x हो गया।
20 + x का होल स्क्वायर, ये F1 आ गया। अब आप उसी तरह इस आवेश के कारण बल निकालो, -9 कूलम आवेश के कारण बल, उसको आप F2 मान लो। बिल्कुल बस इसी फार्मूले में रख दो सब कुछ, 1/4πε0 उसी तरह रख दो बिल्कुल। Q1 Q2, अब इस आवेश के कारण बल लग रहा, और किस पर लग रहा, इस पर लग रहा, तो एक आवेश ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहला Q1 9 कूलम और दूसरा Q2 Q, ठीक, बटे r², r का मतलब दूरी, तो दूरी क्या होगी बेटा, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी x हो गई, x²। एक कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता घूम रहा हो कि पहला आवेश -9 कूलम था, तो यहाँ 9 क्यों रखा, सिर्फ माइनस क्यों नहीं लगाया। हो सकता कि आपके मन में ऐसा घूम रहा हो, है ना। आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। आवेश का जो चिन्ह होता है वो केवल बल के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, बल की दिशा को बताने के लिए कि इस तरफ बल जाएगा या इस तरफ बल जाएगा। बाकी उसका चिन्ह सहित मान नहीं रखा जाता कभी, ठीक। तो ये आ गया F2। अब सवाल क्या कह रहा, संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है। ये तो आप मान चुके ना कि अगर हम, आपने शुरू में माना कि माना इस आवेश से x दूरी पर तीसरा आवेश रख दिया जाए तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो संतुलन की स्थिति तो प्राप्त हो गई ना, है ना। तो संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है, जब परिणामी बल शून्य होता है। तो संतुलन की स्थिति अगर सवाल कह रहा तो इसका मतलब परिणामी बल F = 0 होगा। और किसका परिणामी बल, उन दो बलों का परिणामी, F1 और F2 का परिणामी। तो F1 उस तरफ है, F2 इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, घटा के। F1 से F2 घटाएंगे या F2 से F1 घटाएंगे, ठीक। आपको हम वो भी कंफ्यूजन दूर कर दें। जब आप F1 देखिए, बल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है। जिसकी दूरी कम होगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना, जिसकी दूरी कम होगी उसका बल ज़्यादा होगा। अब दूरी किसकी कम है, इसकी दूरी निकाली थी 20 + x और इसकी दूरी निकाली तो केवल x, तो किसकी कम है, दूसरे वाले की, है ना। दूसरे वाले की दूरी कम है भाई। ये दूरी किसकी है, F1 की, और ये दूरी किसकी है, इन दोनों के बीच यानी F2 की। तो F2 की दूरी कम है, इसलिए F2 बड़ा होगा। तो परिणामी बल F की जगह हम क्या कहेंगे, F2 - F1 = 0। अब F2 का मान क्या है बेटा, ये, अच्छा इसको हम उस तरफ कर दें तो F2 = F1 हो जाएगा। बस दोनों के मान रख दो, ये F2 का मान है, ये F1 का मान। F2 का मान रखो 1/4πε0 9Q/x² बराबर F1 का मान रखो 1/4πε0 25Q/20 + x², 25Q/20 + x²। दोनों साइड ये चीज़ें बराबर मिली तो कैंसिल हो गई। Q से Q मिला तो ये कैंसिल हो गया। जो भी बचा, यहाँ बचा 9/x², यहाँ बचा 25/20 + x²। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो, सबका। 9 का वर्गमूल 3, किसी को ना छोड़ना। x² का वर्गमूल x, बराबर में आओ 25 का वर्गमूल 5, 20 + x में होल स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा दो, हो गया वर्गमूल 20 + x। तिर्यक गुणा कर दो 5x। आपने क्या माना था, माना इस आवेश से x दूरी पर तीसरा आवेश रख दिया जाए अगर, तो संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो बस x का ही तो मान निकालना है। पूछ रहा ना कितनी दूरी पर, कहाँ पर रखा जाए, तो आपने मान लिया कि x दूरी पर, तो बस x का मान निकाल लो भाई। आंसर 5x, इसका तिर्यक गुणा इसमें करो, 20 × 60,
प्लस 3x, इस 3x को इस तरफ ले आओ तो 5x से 3x घट जाएगा, 2x बचा बराबर 60। तो x बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, x बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब आप आंसर किस तरह से लिखेंगे? अगर आप यहाँ से लिखना चाह रहे इस आवेश से, तो कहेंगे -9 कूलाम आवेश से x का मतलब 30, -9 कूलाम आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। अगर आप इस आवेश से आंसर रखना चाह रहे तो इस आवेश से इसकी दूरी देख लो कितनी है। यहाँ से बेटा यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 20 हो गई, यहाँ तक 20। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये x का मतलब 30। तो 20 ये है और 30 ये है, तो 50 हो गई। तो आप यहाँ से आंसर कैसे लिखोगे? 25 कूलाम आवेश से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखने से संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हुआ सवाल? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। इरेज कर दें। अब लगभग भाई 1.5 घंटा करीब होने जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग भी थक गए होंगे ना हो तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे विराम कर दिया जाए। बेटा आने वाला जो आपका नया टॉपिक, नए लेक्चर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका वैद्युत क्षेत्र। इसको याद रखिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक चालू होने जा रहा है। अगला लेक्चर आपका बहुत कीमती होगा, बहुत कीमती। इस लेक्चर को, आने वाले लेक्चर को अगर आप समझोगे तो इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं वो आपके बिल्कुल एकदम हवा में उड़ जाएंगे। और अगर इस टॉपिक को आपने नहीं समझा, आने वाले जो लेक्चर का जो टॉपिक होंगे उनको आपने नहीं समझा, तो शायद आपके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा ये आपका। क्योंकि इसी टॉपिक से ही डेरिवेशंस इस चैप्टर के क्लियर होते हैं, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक, तो उसके लिए अगला टॉपिक आपका वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए चलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए टॉपिक के लिए नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग अपनी वेल प्रिपरेशन करिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेहनत करें, तैयारी करें, दिन रात लगे रहें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखें। आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें ताकि कहीं से शरीर डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। शरीर 2 दिन को डिसबैलेंस हो जाता है, फीवर से, लूज मोशन से, सिर दर्द से, तो आपका सब कुछ बिगड़ने लगता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोग अपना बैलेंसिंग रखें डाइट में ताकि स्वस्थ बने रहें और अपनी तैयारी बराबर रखें। मेरे को थोड़ा बहुत अपना एनर्जी देते रहें, हमारे चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कराएं, लाइक्स करें, है ना। जितना आप हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हैं, हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे दोस्तों में, अपने कजिन्स में, तो वो लोग भी पढ़ेंगे, हमको भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी बेटा। और हमको क्या मिल रहा है सिवाय इसके, है ना। चलिए बेटा, तब तक के लिए बाय।